સુરતમાં ઓવેસીએ લિંબાયત વિસ્તારમાં એક સભા યોજી હતી। સભા પહેલા ઓવેસીએ પત્રકારો સાથે રૂબરૂ થતા ઓવેસીએ ગુજરાતમાં કેટલીક સીટ પર ચૂંટણી લડવામાં આવશે એ બાબતે સ્પષ્ટતા કરી ન હતી। ખાસ કરીને ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બેરોજગારી, મોંઘવારી અને શિક્ષણના મુદ્દાઓ સાથે ચૂંટણી લડવાની વાત ઓવેસીએ કરી હતી। ઓવેસીએ કહ્યું હતું કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર આપણને આપણી લડાઈ લડવાનો બંધારણમાં માથું ઉચકીને કરેલા જીવનનો અધિકાર આપ્યો છે, તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। ભાજપની બી ટીમ હોવાના સવાલ પર ઓવેસીએ કહ્યું કે એ બી ટીમ નથી, એ ટીમ છે। આરોપ પર સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું કે 2019ની લોકસભા ચૂંટણી અમે 3 ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા હતા। ભાજપ એક પણ જગ્યા જીતી શકી ન હતી। હૈદરાબાદ, ઔરંગાબાદમાં ભાજપની હાર થઈ હતી। 1984 પછી એક પણ મુસ્લિમ સાંસદ ગુજરાતમાં આવ્યા નથી। ઓવેસીએ કહ્યું કે દેશને બંધારણ ચલાવવાનું છે, કોઈનું ઘર તોડતા પહેલા તેને નોટિસ આપો, કોર્ટમાં જાઓ અને પછી કાર્યવાહી કરો। કોઈને ઘર તોડી નાખો। રાજ ઠાકરે મામલે પૂછવામાં આવતા કહ્યું કે કોણ રાજ ઠાકરે, હું ઓળખતો નથી। ઓવેસીએ સુરતમાં ફરી એકવાર પોતાને ભારતીય રાજકારણને લેતા ગણાવી લીધી હતી। नहीं, हमारा मानना, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अगर आप जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने जो मीडिया को अपना रिएक्शन दिया था उसमें मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो कामयाबी, विक्ट्री हुई है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर। और मैंने इस बात का एप्रीहेंशन और खदशे का इजहार किया था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे और इन तमाम मुद्दों को एक नया मौका मिल गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं सच साबित हो रहा हूँ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी मस्जिद के जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया। उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 1968 में मुसलमान और हिंदू पक्ष ने बैठकर एक एग्रीमेंट किया मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्म स्थान के बारे में। मुसलमानों ने अपनी बहुत बड़ी ज़मीन दे दी और वहाँ पर एक आलीशान मंदिर तामीर हुई और उसमें एक कंट्रोवर्शियल मलबा था स्टेयरकेस का, उसको मुसलमानों ने हटाया। मुसलमानों के ईदगाह से परनाले और ड्रेनेज का पानी ज़्यादा था तो उसमें एग्रीमेंट में कहा गया कि पानी को मोड़ दिया जाए। अब आप खुद सोचिए कि कितने 54 ईयर्स के बाद दोबारा कोई पक्ष कोर्ट को जाता है और कहता है कि नहीं, ईदगाह ही हमारी है। तो इसीलिए हम ये आपसे कह रहे हैं कि 91 के एक्ट का जो है वो लोअर कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को जा सकता है, किसी को रोक नहीं कर सकते आप, मगर कोर्ट को उसी स्टेज पर उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि भाई 91 का एक्ट है और आप इसको नहीं ला सकते। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुले हैं और मुझे एप्रीहेंशन है कि ये खुलते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस बात को तय कर लें कि भाई ये मुद्दे, पुराने ज़ख्म अगर खोले जाएंगे तो क्या ये देश के हित में है। क्योंकि आप और हमने, इस देश ने 1980 के आखिरी में और 90 में हमने वो तमाम काला दौर देखा है। अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है इस देश में, हमारे वतन अजीज़ में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार है तो यहाँ पर है। इन्फ्लेशन अगर इतना नहीं बढ़ा था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है। तो ये तय करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मुसलमानों की आबादी और हमारे पटेल भाइयों की और बहनों की आबादी बराबर है, उनके पास से ज़्यादा एमएलए जीत कर जाते हैं। ये उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस की कामयाबी है। How many percentage? एक मिनट, you cannot cross question me. No, listen to me. No, you have the right to ask me a question. I have the right to answer. You cannot stop me from answering. Either you are misquoting it. No. You are misquoting. No, who are you? Patels are 19%, Muslims are 9%. अभी मेरे को बोलने देंगे आप, या तो फिर आप आके बैठ जाइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी आवाज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है।
चाहे सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट हो, NSSO का डेटा हो, वो सब ये बताता है कि गुजरात में मुसलमानों का जो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हेल्थ स्टेटस है वो आदिवासियों के बाद उनका ख़राब है। तो इसीलिए ये आपके सवाल का जवाब है। अब देखिए, एक एक मसला पैदा कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक एक मसला पैदा कर रहे हैं। वहाँ पर एक मस्जिद थी जो बरसों से नमाज होती थी, आपने 4 दिन पहले ASI ने ऑर्डर निकाल कर नमाज ही बंद कर दी मस्जिद में। इमाम साहब को नमाज पढ़ाना था, उनके कपड़े, उनका जो इमाम का कमरा होता है उसमें से वो भी निकाल नहीं दिए। अरे भाई, जिनको जो दूसरे पार्टीज हैं, जिनको आप लोग सेकुलर बोलते हैं, वो तो खामोश बैठे हुए हैं ना, बोलते ही नहीं है कुछ। नहीं, आज जो है 22 मई है, 22 मई 1987 को हाशिमपुरे का कांड हुआ था। हमको याद है, किसी को याद ही नहीं है। तो वो तो खामोश बैठे हुए हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे इन चीज़ों पर। पहले तो ये बता दीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट जो मिलता है, वो जो हिंदू नहीं है उनको क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? नंबर 1, क्या इसको निकाल देंगे आप? दूसरा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, कौन सा अपनाएंगे आप? तीसरा ये है कि आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, हमने भारत के अपने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने का हमने संविधान में जिक्र किया है। क्या उसको ख़त्म करेंगे आप? अब वो बता दीजिए। चौथी बात यह है कि आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुसलमान जो है 1, 2 शादी, 3 शादी करता। हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे कि अब जो 2022 का अगर जो सेंसस होने जा रहा है, उसमें आप एक क्वेश्चन में इजाफा कर दीजिए कि बताओ किसकी दूसरी बीवी है, तीसरी है, चौथी है, और कौन कौन मिस्ट्रेसेस रखता है। पहले जब आप, मेरे ख्याल से आज से 30-40 साल, 50 साल पहले, टाइम नहीं मालूम, ये सवाल पूछा था किसके कितने बीवियां हैं। जब वो लास्ट सेंसस में सवाल पूछा गया था तो मुसलमान और हमारे हिंदू भाई में ज़्यादा फर्क नहीं था। पांचवी बात यह है कि UCC के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बहुत से स्टेट्स में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लड़कियों को नहीं दिया जाता। आप देने तैयार है क्या?